जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी चुनिंदा प्रश्न हैं और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आने के फुल चांसेस हैं। तो दोस्तों आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ मैं कि अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपके प्रश्न इस वीडियो से पक्का फंसेंगे। तो दोस्तों बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोई अच्छा अध्यापक बन सकता है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि कोई अच्छा अध्यापक कैसे बन सकता है। आप सभी के ऑप्शंस हैं, उनकी शैली अच्छी हो, उनको पढ़ाने में सच्ची दिलचस्पी हो। ऑप्शन सी है आपका वह जानता हो कि विद्यार्थियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। आपका ऑप्शन डी है वह अपना विषय जानता हो। दोस्तों अगर आप सभी को इन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस में से आंसर पता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चंस के आंसर को टाइप करें। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन पे हम सभी चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि अगर कोई अच्छा अध्यापक बन सकता है तो वह जानता हो कि विद्यार्थियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आप सभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है और आगे आने की इस क्वेश्चन के बहुत ही संभावनाएं हैं। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि दो अक्षांशों के बीच समांतर है। यानी कि आप सभी से पूछा जा रहा है कि दो अक्षांशों के बीच समयांतर यानी कि समय का अंतर कितना होता है। आपके ऑप्शंस हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट। ऑप्शन डी है आपका 15 मिनट। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि दो अक्षांशों के बीच 4 मिनट का समय का अंतर होता है। अब दोस्तों हम सभी मैप में अक्षांश और देशांतर के बारे में समझ लेंगे जिससे आप सभी को इन क्वेश्चंस को करने में कोई तकलीफ या परेशानी ना हो। तो चलिए हम सब अपने मैप की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने मैप पे। अब हम लोग को देख लेना है कि यह जो क्षैतिज रेखाएं हैं इन्हीं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दोस्तों नोट कर लेना है कहीं पे आपको कि जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी कि आप सभी को इसे ऐसे समझ लेना है कि जो सीधी रेखाएं या खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं के नाम से जाना जाता है और जो रेखाएं पृथ्वी को क्षैतिज रूप से काटती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो दोस्तों यह आप सभी को नोट कर लेना है। और दोस्तों इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह आप सभी को ध्यान रखना है। पृथ्वी पर जो जीरो अक्षांश रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो आप सभी को यह नोट कर लेना है कि अगर आप सभी से क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि पृथ्वी को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जीरो अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या उसी को विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया है। अब आप जीरो अक्षांश रेखा से अगर उत्तर की साइड जाएंगे तो यह है आपका नॉर्थ पोल और अगर आप साउथ की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपका स्थित है साउथ पोल। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर हम भूमध्य रेखा से नॉर्थ साइड में जाएंगे तो जो 23-23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे हम लोग कर्क रेखा से नाम जानते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी आप सभी को ध्यान रखना है। और अगर हम लोग साउथ की तरफ आते हैं भूमध्य रेखा से जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप सभी को यह भी नोट कर लेना है। अब दोस्तों हम सब आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन से आप सभी से पूछा जा रहा है कि लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य लावड़ी है। आपके ऑप्शंस में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और दोस्तों इसके साथ साथ आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि जो तमाशा लोक नृत्य है वह भी महाराष्ट्र राज्य से ही संबंधित है। तो दोस्तों यह भी आप सभी को कहीं नोट कर लेना है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दूरी, समय, आलेख का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आप सभी से क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूरी, समय और आलेख का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को इसका उत्तर बताना है, उसके बाद हम लोग इसे मैप के द्वारा समझेंगे। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि जो दूरी, समय, आलेख का ढाल प्रदर्शित करता है उसे चाल के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों हम सभी इस क्वेश्चन के बारे में
की पॉइंट में अच्छे से जानेंगे कि दूरी समय ग्राफ जो है वह तीव्र वस्तुओं की गति को पता करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पहले तो यही ध्यान रखना है कि दूरी और समय का जो ग्राफ है वह तीव्र वस्तुओं की गति को पता करने के लिए उपयोग किया जाता है और दूरी समय के ग्राफ में रेखा का ढाल वस्तु की गति के बराबर होता है। तो आप सभी को यह भी नोट कर लेना है। दोस्तों आगे हमें यह भी ध्यान रखना है कि दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है जहां गति एक समान होती है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रीति का बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सभी से बार बार पूछा गया है कि रीति का बहुवचन विकल्पों में से कौन सा है। तो दोस्तों यह आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे आप सभी को ऐसे ध्यान रखना है, जो रीति का बहुवचन होगा उसके या पर चंद्र बिंदु स्थित है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल्य है, यानी कि अध्यापन अगर आप करते हैं तो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ग नियमित रूप से लेना, विद्यार्थियों को समझ में आना जो अध्यापक कह रहा है, ऑप्शन सी है आपका विषय का पाठ्यक्रम पूरा करना और आपका ऑप्शन डी है अध्यापन के समय विद्यार्थियों को तनाव रहित रखना। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अध्यापन का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है वह है विद्यार्थियों को समझ में आना जो अध्यापक कह रहा हो। अब आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ज्यादा तौर पे प्रभावी अध्यापन एक कार्य है। आपके ऑप्शंस हैं अध्यापक को पढ़ाने के लिए कार्य में रुचि होना, वर्ग में शिस्त बनाए रखने में, ऑप्शन सी है आपका अध्यापक की प्रामाणिकता में, ऑप्शन डी है आपका जिनमें अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाए और वह उनको समझ में आए। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है ज्यादा तौर पर जो प्रभावी अध्यापन का कार्य है जिनमें अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाए और वह उनको समझ में आए। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्य का मात्रक है। दोस्तों यह क्वेश्चन आप सभी को नोट कर लेना है। मैं 100% दावा कर सकता हूं आप सभी के पेपर में यह क्वेश्चन जरूर आएगा। आप सभी से पूछा जाएगा कि कार्य का मात्रक है। तो आपके ऑप्शंस हैं जूल, न्यूटन, वाट, ऑप्शन डी है डाइन। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्य का मात्रक जूल होता है और इसे आप सभी को ऐसे ध्यान रखना है कि काजू, दोस्तों यह शॉर्ट टिक है तो आप सभी को ध्यान रखना है काजू यानी कि कार्य का मात्रक जूल है। अब दोस्तों हम सब अपने अन्य ऑप्शंस को देख लेंगे कि न्यूटन का मात्रक आपका हो जाएगा बल, यानी कि अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि न्यूटन का क्या मात्रक है तो आप सभी को ध्यान रखना है कि न्यूटन का मात्रक बल होगा और शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि शक्ति का मात्रक यानी कि फोर्स का मात्रक हो जाएगा वाट। अब दोस्तों हम सभी को की पॉइंट देख लेना है कि जो कार्य है उसका यसाई मात्रक हो जाएगा जूल। तो आप सभी को यह ध्यान रखना है कि कार्य का यसाई मात्रक जूल होगा और सीजीएस जो इकाई होगा वह होगा अर्ग। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में अर्ग होगा और एक अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल होगा। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि एक अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल होगा। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है और न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो उसे क्या कहा जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, यारों, भाई बंधुओं के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया था कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। तो आप सभी को यह ध्यान रखना है। अब दोस्तों आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि म्यांमार निम्न में से किसका नाम है। आपके ऑप्शंस हैं माली, भूटान, बर्मा, ऑप्शन डी है आपका बाली। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है वर्तमान में भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया है, उसी के बगल में स्थित देश है म्यांमार और इसका जो पुराना नाम है वह था बर्मा। तो आप सभी को यह ध्यान रखना है। और दोस्तों की पॉइंट में हम सभी म्यांमार के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह जान लेंगे। आप सभी को ध्यान रखना है कि म्यांमार की राजधानी नैपीदा है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो दोस्तों मैं भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी और मुद्रा के बारे में वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन आप सभी को जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनमें भी आप सभी को ध्यान रखना है
कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने के बहुत ही संभावनाएँ हैं। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, तो उनके बारे में आप सभी को थोड़ा-सा रिसर्च कर लेना है। उनकी राजधानियाँ, उनकी मुद्रा तथा उनके जो पशु-पक्षियाँ हैं राष्ट्रीय, वह आप सभी को नोट कर लेना है। अब दोस्तों आगे आप सभी को यह ध्यान रखना है कि म्यांमार का सबसे बड़ा शहर यंगून है, जिसका प्राचीन नाम रंगून था और यही पूर्व में म्यांमार की राजधानी थी। तो आप सभी को यह भी नोट कर लेना है। दोस्तों अगर आप सभी से म्यांमार की मुद्रा पूछ ली जाए, तो आप सभी को यह नोट कर लेना है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है और म्यांमार की जो राजभाषा यानी कि वहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है, वह है बर्मीज़। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। दोस्तों आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चालुक्य की राजधानी कौन-सा शहर है? यानी कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि चालुक्य की राजधानी इन ऑप्शंस में से कौन-सा था? आपके ऑप्शंस हैं श्रीरंगपट्टनम, कांचीपुरम, मदुरई, ऑप्शन डी है आपका बादामी। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चालुक्य की राजधानी बादामी थी। तो आप सभी को यह नोट कर लेना है। दोस्तों आगे हम सभी की पॉइंट में चालुक्य वंश के बारे में जानेंगे। तो आप सभी को देख लेना है कि चालुक्य वंश की जो स्थापना की गई थी, वह की गई थी पुलकेशिक प्रथम के द्वारा, जो कि 543 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की गई थी। और पुलकेशिक प्रथम ने वातापी, जो कि वर्तमान में कर्नाटक का आधुनिक बादामी जिला है, वहीं पर वातापी स्थित है, उसकी राजधानी वही थी और उसने उसी को अपनी राजधानी बना लिया। और पुलकेशिक प्रथम और उनके वंशजों को बादामी के चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी को यह भी नोट कर लेना है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पत्ता, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, ऑप्शन सी है आपका बाह्य दल और आपका ऑप्शन डी है पंखुड़ी। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो केसर का उपयोग वाला भाग होता है, उसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों आप सभी को की पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेना है कि जो इसका पुष्प होता है, उसका वर्तिकाग्र या स्टिग्मा को केसर, कुमकुम, जाफरान अथवा सैफरान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप सभी से किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि आपके ऑप्शन में सैफरान भी आ सकता है या जाफरान भी आ सकता है। आप सभी से पूछ लिया जाएगा कि केसर का कौन-सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो आप सभी को इन सभी को ध्यान रखना है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इस ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल में प्रशिक्षित करने वाले कोच को प्रदान किया जाता है। तो आप सभी को यह ध्यान रखना है। अब दोस्तों की पॉइंट में हम सभी द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में थोड़ा-सा और जानकारी रख लेंगे कि यह पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता तैयार करने हेतु कोचों को खेल विकास के क्षेत्र में जीवन भर योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। यानी कि अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, जो खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों को तैयार करने वाले कोच होते हैं, उन्हीं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? आप सभी को तो पता ही है कि जो ग्रहों की संख्या है वह वर्तमान में 8 है। तो आप सभी को बताना है कि उनमें से किसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। और जो हमारा शुक्र ग्रह है, इसे हम लोग पृथ्वी की जुड़वा बहन या शाम का तारा या भोर का तारा के रूप में जानते हैं। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम सभी की पॉइंट में सूर्य के दूरी के हिसाब से आठों ग्रहों की स्थिति जानेंगे। आप सभी से सीक्वेंस में दे सकता है कि सूर्य के दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह कैसे स्थान पर है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है और उसके बाद शुक्र ग्रह है और उसके बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी हो जाएगा। आप सभी को इसमें यह भी ध्यान रखना है कि इस पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह है
और उसके बाद चौथा नंबर आपका हो जाएगा मंगल। यानी कि अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा कौन-सा ग्रह है, तो वह हो जाएगा मंगल और 5वां हो जाएगा बृहस्पति, 6वां हो जाएगा शनि और सबसे दूरी अगर आप सभी से पूछ लिया जाए, तो वह हो जाएगा अरुण। तो दोस्तों इसे आप सभी को मेरे साथ एक बार बोलना है कि सूर्य की दूरी के हिसाब से जो ग्रह हैं, वह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आप सभी को यह याद कर लेना है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं बांदीपुर, पेरियार, वेलारदार, ऑप्शन डी है आपका कॉर्बेट। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि जो बांदीपुर है वह वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है और जो पेरियार है वह केरल राज्य में स्थित है और आपका जो कॉर्बेट है वह उत्तराखंड में स्थित है। और इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है उसे कॉर्बेट के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों आप सभी को की पॉइंट देख लेना है कि इस पार्क का नाम बदलकर वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी के अगर ऑप्शन में कॉर्बेट न देकर रामगंगा नेशनल पार्क दे दिया जाए तो आप सभी को वही सही करना है। और स्वतंत्रता के बाद विश्व में जिम कॉर्बेट नाम का एक प्रसिद्ध शिकारी के नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया था। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों इसमें आप सभी को यह भी नोट करना है कि जो रामगंगा नेशनल पार्क है यहीं से रामगंगा नदी बहती है उत्तराखंड में, तो इसी के नाम पर वर्तमान में इस पार्क का नाम रख दिया गया है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना के बाद अशोक की नीति में परिवर्तन आया। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित घटना में से कौन सी घटना के बाद अशोक की नीति में परिवर्तन आया। आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका में अपने दूत भेजने के बाद, तृतीय बौद्ध संगीति के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, ऑप्शन डी है आपका बुद्ध द्वारा अपमानित होने के बाद। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अशोक की नीति में परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद आया। अब दोस्तों हम सभी को की पॉइंट देख लेना है कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था वह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों यह भी आप सभी से पूछा जा सकता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो आप सभी को यह नोट कर लेना है कि वह 261 ईसा पूर्व में हुआ था और उस समय के जो महान शासक मौर्य सम्राट अशोक थे उनका युद्ध हुआ था कलिंग के राजा के बीच में, और जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है। अगर तो दोस्तों आप सभी को यह ध्यान रखना है कि जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था वह उड़ीसा में लड़ा गया था और जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा महापद्मनाभन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों उस लड़ाई में जो कलिंग के राजा थे महापद्मनाभन, उन्हें अशोक ने हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर में डीएनए का क्या कार्य है। यानी कि अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि शरीर में डीएनए का क्या कार्य है, तो आपके ऑप्शन है शरीर में ऊर्जा के निकलने में मदद करना, प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करना, आपका ऑप्शन सी है आनुवांशिक को नियंत्रित करना, आपका ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जेनेटिक्स को नियंत्रित करना डीएनए का प्रमुख कार्य है। अब दोस्तों हम सभी डीएनए के बारे में की पॉइंट में देख लेंगे कि डीएनए जो होता है वह जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाला एक तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए कहते हैं। तो यह भी आप सभी को ध्यान रखना है कि जो डीएनए का फुल फॉर्म है वह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है और यह एक तंतुनुमा अणु के रूप में जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है। दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि त्वरण का मात्रक है। यानी कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि एक्सीलरेशन का कौन सा मात्रक है। आपके ऑप्शंस हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जूल, उष्मा, ऑप्शन डी है आपका एम्पियर। तो दोस्तों इस ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक्सीलरेशन का जो मात्रक है वह है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह आप सभी को ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसकी परिभाषा हम लोग देख लेंगे कि जो त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन है, इसे किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण के रूप में जाना जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसी को त्वरण के रूप में जाना जाता है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और यह एक सदिश राशि है। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि त्वरण एक सदिश राशि है। दोस्तों अब आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के संदेश देने की कौन सी भाषा थी। आपके ऑप्शंस हैं मगधी,
भोजपुरी, संस्कृत, ऑप्शन डी है आपका पाली। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गौतम बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं वह पाली भाषा में दिए हैं। तो दोस्तों इसमें आप सभी को ध्यान रखना है। अब दोस्तों की पॉइंट हम लोग देख लेंगे कि बुद्ध का जन्म वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम में वर्तमान नेपाल में हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल में। तो दोस्तों यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में और आप सभी को इनका कुल भी याद रखना है कि यह क्षत्रिय शाक्य कुल में पैदा हुए थे और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कि आप सभी से पूछा जा रहा है वर्तमान में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं पृथ्वी, यूरेनस, बृहस्पति, ऑप्शन डी है शनि। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वर्तमान में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। अब दोस्तों की पॉइंट आप सभी को देख लेना है कि बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों आप सभी को एक बार और देख लेना है कि सूर्य के दूरी के हिसाब से जो ग्रहों का क्रम है वह होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रीस की राजधानी कहाँ है। आपके ऑप्शंस हैं एथेंस, बुडापेस्ट, बगाटो, ऑप्शन डी है आपका पराग्वे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ग्रीस की राजधानी एथेंस है। यह आप सभी को नोट कर लेना है। वैसे दोस्तों मैं आप सभी के लिए आपके एग्जाम होने से पहले सभी राजधानियां जरूर कराऊंगा, तो वहां पर भी आप सभी को देख लेना है कि जो राजधानियां हैं और जितने भी देशों की मुद्राएं हैं वहां से आपका 1 या 2 नंबर जरूर आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो वह आप सभी को पढ़ के जाना है। अब दोस्तों की पॉइंट आप सभी को देख लेना है कि जो ग्रीस के लोग यानी कि वहाँ के रहवासी हैं उन्हें यूनानी या यवन कहते हैं और उनकी जो मुद्रा है वह है यूरो। तो आप सभी को यह भी नोट कर लेना है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। आपके ऑप्शंस हैं राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है आपका लोकसभा के अध्यक्ष। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष के बीच में। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोस्तों आप सभी को जाते जाते एक ट्रिक भी बता देता हूं जिससे आप सभी को संसद और लोकसभा और राज्यसभा को जो अनुच्छेद है वह याद करने में थोड़ा सा सरल हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि सरला आपका ट्रिक हो जाएगा सरला। यानी कि स से हो जाएगा संसद, र से हो जाएगा आपका राज्यसभा और ला से हो जाएगा आपका लोकसभा। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि संसद जो है वह 79 में है और जो आपका राज्यसभा है वह 80 में है और जो आपका लोकसभा है वह आर्टिकल 81 में है। तो आप सभी को यह भी नोट कर लेना है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राशि में से कौन सी ऐसी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं सापेक्षिक घनत्व, गति, घनत्व, आपका ऑप्शन डी है त्वरण। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो सापेक्षिक घनत्व होता है इसकी कोई भी राशि या बीमा नहीं होती। अब दोस्तों आप सभी को की पॉइंट नोट कर लेना है कि गति यानी कि स्पीड का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर प्रति सेकंड और घनत्व यानी कि डेंसिटी का मात्रक जो होगा वह हो जाएगा केजी अपॉन मीटर क्यूब और एक्सीलरेशन का जो मात्रक होगा वह हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कूदर चिरर्डसन विधि का इस्तेमाल किसका अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, आपका ऑप्शन डी है प्रयोज्यता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है कि कूदर चिरर्डसन विधि का इस्तेमाल विश्वसनीयता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्राय योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि परीक्षण का उपयोग किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन के लिए। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शास्त्रीय नृत्य
कथकली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि शास्त्रीय नृत्य कथकली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? आपके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, केरला, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है आपका तमिलनाडु। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कथकली नामक जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी उत्पत्ति भारत के केरला राज्य में हुई है। और दोस्तों इससे ही मिलता जुलता एक और शास्त्रीय नृत्य है जिसे हम लोग कथक के नाम से जानते हैं, उसकी उत्पत्ति भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में हुई है। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों आप सभी को की पॉइंट नोट कर लेना है कि वर्तमान में मुख्यतः 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं और जो 9वां शास्त्रीय नृत्य है वह झारखंड का छऊ शास्त्रीय नृत्य को इन नृत्यों में शामिल किया गया है। और भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किया है। तो आप सभी को यह ध्यान रखना है कि भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र है। और जो वर्तमान में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं उनको आप सभी को ध्यान रख लेना है, याद कर लेना है। आप सभी से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य और कौन-कौन से हैं। तो उनमें आपका पहला हो जाएगा कथकली, जो कि वर्तमान में केरल राज्य से संबंधित है, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है और मोहिनी अट्टम भी आपका केरल से संबंधित है। यानी कि आपका कथकली और मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है और सत्रिया आपका असम से संबंधित है। आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। और छऊ जो है वह आपका झारखंड से संबंधित है। तो दोस्तों यह आप सभी को याद कर लेना है। अब आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि गौतम बुद्ध के समकालीन थे? आपके ऑप्शन में से दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गौतम बुद्ध के समकालीन महावीर स्वामी जी थे। अब दोस्तों महावीर स्वामी के बारे में आप सभी को की पॉइंट देख लेना है कि भगवान महावीर जैन धर्म 24वें तीर्थंकर थे। तो इसमें आप सभी को यह नोट करना है कि भगवान महावीर जो थे वह जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और उनमें से जो लास्ट यानी कि 24वें तीर्थंकर थे वह थे भगवान महावीर, जो कि जैन धर्म से संबंधित थे और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और जो भगवान महावीर थे इनका जन्म वैशाली गणराज्य के कुंडक ग्राम में हुआ था। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि इनका जन्म वैशाली गणराज्य में हुआ था और यह इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गरबा कहाँ का नृत्य है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, असम, उड़ीसा, आपका ऑप्शन डी है राजस्थान। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गरबा गुजरात का नृत्य है। तो आप सभी को यह नोट कर लेना है। अब दोस्तों आगे आप सभी को की पॉइंट देख लेना है कि गरबा, डांडिया, रास और टिप्पणी यह सभी गुजरात का नृत्य है। दोस्तों इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह आप सभी को याद रखना है कि टिप्पणी जो है वह गुजरात राज्य से संबंधित है। अब आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, ऑप्शन डी है आपका ज्वालामुखी। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अधिकेंद्र भूकंप से संबंधित है। तो आप सभी को यह याद रखना है। अब की पॉइंट आप सभी को नोट कर लेना है कि भूकंप को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? आपके ऑप्शंस हैं सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति, लोक लेखा समिति, आवेदन से संबंधित समिति, आपका ऑप्शन डी है प्राक्कलन समिति। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप सभी को ध्यान रखना है कि संसद की सबसे बड़ी जो समिति है वह हो जाएगी प्राक्कलन समिति, जिसमें कुल मिलाकर 30 सदस्य होते हैं। अब दोस्तों की पॉइंट आप सभी को देख लेना है कि प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं और जो इस समिति में सदस्य होते हैं वह लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो दोस्तों यह रही आज की आपकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने भाइयों, बंधुओं, अपने दोस्तों, यारों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।